यूं तो नमक एक खाद्य पदार्थ है, या फिर कहें खाद्य पदार्थ को स्वाद बख्शने वाली चीज़ है, लेकिन इसकी महत्ता सर्वविदित है। हमारी श्रुतियों और स्मृतियों में नमक से जुड़े अनेक प्रसंग हैं। नमक हलाल, नमक हराम, जले पर नमक छिड़कना, नमक मिर्च लगाकर कहना, खाए हुए नमक का हक अदा करना, वगैरह वगैरह। महात्मा गांधी जी को भी गांधी उनके नमक कानून तोड़ने को लेकर लिए गए दांडी मार्च ने बनाया। बेशक इन 3 अक्षरों वाले नाम की चीज़ के बिना जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। इसी नमक को कविता के बड़े फलक पर तान देती हैं अनामिका। उनकी कविता इस ठोस सत्य की याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। जाते हैं सीधे कविता की ओर। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। जब कभी किसी की आंखें नम होती है, आंखों से अश्रुधारा बहती है, तो नमक ही तो बहता है। नमक दुख है धरती का, नमकीन आंसू दुख का प्रतीक है। दूसरी ओर धरती का स्वाद भी नमक है। भोजन में नमक के कम या ज़्यादा होने पर बात ही बदल जाती है। खाद्य पदार्थ को स्वाद बख्शने वाली चीज़ जो ठहरी। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है। आपको पता है पृथ्वी का 3 भाग सागर से घिरा हुआ है और सागर नमकीन पानी है। और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। अब नमक की एक खासियत होती है ना। आपने कभी गौर किया होगा, एक तरफ उसमें पहाड़ सी कठोरता भी होती है, दूसरी तरफ खुला छोड़ देने पर वो पिघल भी जाती है। तो उसी का जिक्र करते हुए कहा गया है, आदमी का दिल एक तरफ नमक का पहाड़ होता है, दूसरी तरफ कमज़ोर होता है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियाँ, दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। अब अगला संदर्भ नमक को ले आती हैं कवयित्री। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियाँ, दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। भोजन में नमक के कम या तेज़ होने पर सबसे अधिक मुसीबत औरतों पर पड़ती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में लगाया गया उसका सारा श्रम उस वक्त बर्बाद हो जाता है जब नमक की मात्रा कुछ कम या ज़्यादा हो जाती है। अब गौर करने की बात यह है कि ये कभी कभारी होती है, लेकिन जब होती है तब थालियाँ फेंकी जाती है। पुरुषों द्वारा थालियों का फेंकना किस कदर औरत को तोड़ देती है, इस ओर कविता इंगित करती है। देखिए कैसे अनामिका अपनी कविता के द्वारा स्त्री विषय को चिंता के दायरे में ले आती है, उसे ममतापूर्ण सहानुभूति का संस्पर्श देती है। अनामिका के कहने का ढंग ही ऐसा है कि बहुत आत्मीय ढंग से बेहद मारक बात कह जाती है। पुरुषत्वात्मक समाज में थालियों का फेंका जाना आम बात रही होगी, लेकिन इस प्रकार की कविताएं उस पुरुष मानसिकता पर करारा प्रहार करती है जहां आदमी अन्नपूर्णा स्त्री की इज्जत करना ही भूल जाता है। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ, दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वो जो खड़े हैं ना, सरकारी दफ्तर शाही नमकदान हैं, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। देखिए नमक को आम आदमी के ज़िंदगी के एक अलग संदर्भ से जोड़ती हैं अनामिका जी। वे कहती हैं सरकारी दफ्तरों में जो शाही नमकदान हैं, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हमारे जले पर नमक। ये जो सरकारी दफ्तर हैं, मतलब कि जो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या करते हैं, वो हमारे जले पर नमक छिड़कते हैं। यानी
नफासत के साथ छिड़कते हैं। ये जो नफासत है इस पर गौर करना है। नफासत यानी जुर्म तो करेंगे लेकिन दिखेगा नहीं कि कर रहे हैं। यानी ये जो दफ्तर वाले हैं, जो शाही हैं, रॉयल हैं, वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो हमारी मदद के लिए ही तो हैं, सरकारी नौकर हैं। लेकिन जब भी मौका मिलेगा आम आदमी के जले पर नमक छिड़कना ही उनका काम है। तो देखिए नमक को किस संदर्भ में ले आई। स्त्री के दुख से उसका नाता जोड़ती हैं, स्त्री के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए वे अब पहुंची सरकारी दफ्तर में, जहां के लोग शाही नमकदान हैं। देखिए कैसे व्यंग्य उसमें कसा है उन्होंने। वे नमकदान हैं, ऊपर से शाही हैं, रॉयल हैं, और बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। अब देखिए अलग संदर्भ में स्त्री के चेहरे पर नमक का होना, लावण्यमयी स्त्री का होना। लावण्यमयी स्त्री लवण से बना है, अर्थात नमक से जुड़ा हुआ है। मतलब कि नमक जिस प्रकार भोजन में सही अनुपात में हो तभी शोभा देती है, ठीक उसी प्रकार लावण्यमयी स्त्री का आनुपातिक सौंदर्य, यानी कि स्त्री का आनुपातिक सौंदर्य माने सही कद हो, अच्छे बाल हो, नयन, नाक, नक्श सब कुछ एकदम आनुपातिक हो। तो उनसे पूछिए, उन औरतों से पूछिए कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। उनकी उस सुंदरता के कारण जो उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, लेकिन उनकी सुंदरता के कारण जितने भी हादसे होते हैं समाज में, यानी कि जब वो समाज में निकलती हैं, जो सुंदर लावण्यमयी स्त्री हैं, कितनी ताने सुनने पड़ती हैं, कितनी छेड़खानियाँ, कितनी अभद्रताएं, कितना उन्हें परेशान किया जाता है उनकी लावण्य के कारण, उनके सौंदर्य के कारण। ये वे रोज झेलती हैं। अब देखिए जो लावण्यमयी स्त्री है उसे कितना भारी पड़ता है, जितने भी हादसे होते हैं समाज में, आप अखबार में देखें, आप सोशल मीडिया में देखें, जो सुंदर लड़कियों को, स्त्रियों को, बेटियों को आशिक फिरे बनते हैं, और जब उन्हें उनकी आशिकी को ठुकरा दिया जाता है तो वो सिरफिरे आशिक क्या करते हैं, उन लड़कियों से इश्क लड़ाते हैं, और जब लड़कियां उससे सहमत नहीं होती तो उनके मुंह पर तेजाब फेंकते हैं, एसिड अटैक होता है। कितने ही ऐसे हादसे हैं। तो ये सब चेहरे के नमक के कारण है, लड़की की सुंदरता के कारण है, उसके लावण्यमयी होने के कारण है। तो अनामिका जी कहती हैं कि पूछिए उन औरतों से जिनके चेहरे पर नमक है, कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। देखिए अनामिका जी की कविताएं अपने आप में कई संकेत भरे हुए हैं। ये कोई एक संकेत नहीं है, इसमें आप हजारों संकेत तलाश सकते हैं। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। अब महासागर जो नमकीन पानी से भरा हुआ है, जो नमक का भंडार है, वो रंज रखता है उन नमक हलालों से। रंज रखना यानी अफसोस करना, मन से कुढ़ना। ये जो महासागर है जो नमक से भरा हुआ है, वो उन नमक हलालों से रंज रखता है जो नमक की कीमत अदा करने के लिए दुश्मनों पर रहम खा जाते हैं। रहम खा गए दुश्मनों पर, दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ। अब देखिए इसे इस संदर्भ में लिया जा सकता है। देखिए कविता है, पाठ के जितने पाठक हैं उतने ही रीडिंग हो सकता है, उतनी ही व्याख्या हो सकती है कविता की। एक रीडिंग ये है कि जब विदेशियों का आक्रमण हुआ था, तब जो हमारे देश के ही लोग नमक हलाल थे, वो अपनी नमक की कीमत अदा करने के लिए दुश्मनों के साथ जा मिले। और इस प्रकार कभी क्रांति तो होती नहीं। दुश्मनों से जब आप मिल लेते हैं, नमक हलाली करते हैं, तो आप नमक हराम बन जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, दुनिया में क्रांति कभी नहीं होती। लेकिन एक व्यक्ति ने पहचान लिया था नमक की कीमत। वो कौन है? गांधी जी। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत।
और अमरूदों वाली मुनिया भी। देखो कहाँ कहाँ देखो किस किस संदर्भ में नमक को ले आती हैं कवयित्री। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत। नमक पर जब टैक्स लगाया गया, अपने ही नमक पर जो हमारी धरती की है, जो हमारे राष्ट्र की है, उसे बनाने में अगर हमें ही टैक्स देना पड़े तो ये नाइंसाफ़ी है। ये समझ लिया था गांधी जी ने, क्योंकि नमक जो है ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ होती है, जो सभी जगह व्याप्त है, सबके लिए सर्वसुलभ है। लेकिन जब उसी नमक पर टैक्स देने की बात उठी तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सख्त विरोध किया। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और उसी दांडी मार्च ने महात्मा जी को गांधी बनाया। और अमरूदों वाली मुनिया भी जानती है। अमरूदों वाली मुनिया वो श्रम करने वाली जो औरत है, जो अमरूद बेचती है, उसका पूरा का पूरा टोकरी अगर अमरूद बेच भी दिया जाए तो कितना होगा, कितना कम होगा। मतलब कि यानी इतनी गरीब है। अमरूदों वाली मुनिया जानती है नमक की कीमत, क्योंकि वो श्रम की कीमत जानती है। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, ये ही वो नमक है जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। अब दो चीज़ें हैं, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। ईश्वर के आंसू यानी करुणा, करुणा पर टिकी है ये दुनिया। आदमी का पसीना अर्थात श्रम, मेहनत, उसकी ताकत, उस पर टिकी है ये दुनिया। तो करुणा और श्रम ये जब तक बनी रहेगी तब तक थिराई रहेगी ये दुनिया, टिकी रहेगी ये दुनिया। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। तो कविता के अंत तक आते आते अनामिका जी काफ़ी आशावादी हो जाती हैं। पूरी कविता में नमक को कई अलग अलग संदर्भों में उन्होंने उठाया है और अंत में वो कहती हैं, दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक।